Good morning, students. I welcome you back again for the English session of Standard 10th. In the yesterday's video, you all have seen the tips to solve section 2 of English activity sheet. I'll be continuing with that. Yesterday, if you remember, I have given you all this passage for homework, and we'll be discussing the answers of this passage now. So, for that, let us move to the activities. The first activity given here is about read the following passage and do the activities. इसमें A1 एक्टिविटी जो है हमारी दैट इज़ कंप्लीट द वेब. अब ये वेब चार्ट को कंप्लीट कैसे करना है हमको. आंसर्स ऑफकोर्स हमें पैसेज में से मिलेंगे. एक अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. इसी प्रकार हमें क्लाउड्स, ट्रीज, ऑयस्टर्स और स्टार्स के बारे में भी बताना है. रेनबो क्या करता है, एंटायर स्काई को, पूरे स्काई को कलर करता है. इसी प्रकार क्लाउड्स क्या करते हैं, क्लाउड्स दे टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मूवमेंट. पैसेज में हमको दिया हुआ है, आप पैसेज में से ढूंढेंगे, इसको मिल जाएगा आपको इजीली. बट हियर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज, यहाँ पे जो हमने आंसर लिखे हैं, मैंने जो आंसर लिखी हूँ, ये हमारा आधा बॉक्स के बाहर जा रहा है. दिस इज़ अ रॉन्ग पैटर्न फॉर राइटिंग द आंसर. ये गलत तरीका होगा हमारा आंसर लिखने का. हम जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी उसमें वर्ड्स लिखेंगे, वह पूरे की पूरे हमारे बॉक्स के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए. जैसे आपको ये बॉक्स में एग्जाम्पल के रूप में दिख रहा है. आई हैव पर्पसली डन दिस वे, ताकि आपको समझ में आए कि ये गलत तरीका होता है. करेक्ट वे क्या होगा, ये वाला राइट वे होगा, कि इसमें हमें पूरा जो है आंसर हमारा वो बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. आंसर सब हम आगे के देखेंगे. सभी में ये ध्यान रखना है कि आंसर हमारा जो भी लिखेंगे हम पूरा की पूरा बॉक्स में होना चाहिए. सेकेंड इज़ फॉर ट्रीज. ट्रीज डांस विद द अनहिंडर्ड पैशन. नेक्स्ट इज ऑयस्टर्स. ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड दे ओपन अप विद अ पर्ल. ऑयस्टर्स सैंड का ग्रेन, रेत का एक कण लेते हैं और उससे वो मोती बना देते हैं, पर्ल बना देते हैं. देन स्टार्स दे शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई. ये चार चीज़ों के वर्क हमने यहाँ पे बता दिए हैं. लाइक रेनबो, रेनबो क्या करता है ये दिया है, तो हमने बाकी चीज़ों के बारे में ये बता दिया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी पैटर्न में हमको ये वेब चार्ट दिया रहता है, जिस भी शेप में दिया रहता है, हमको सेम वैसा ही बनाना चाहिए. दैट इज़ द थिंग अबाउट द वेब चार्ट. अगर हमको ये वेब चार्ट न बनाते हुए आप डायरेक्ट आंसर्स लिखेंगे, तो हो सकता है यहाँ कभी कभी आपके मार्क्स कट जाएं उसमें. सो सी दैट यू डू इट इन अ प्रॉपर वे. कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, A2 क्वेश्चन. A2 क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है. एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स इन नेचर टीच अस. ये दो एंट और ग्रास के बारे में पूछा गया है. ये दोनों चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं. सो एंट्स द टीचर्स टीम वर्क एंड परसिवरेंस. पैसेज में दिया हुआ है, दोनों भी इसके आंसर्स आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं, पैसेज में से दिख जाएगा आपको. ग्रास टीचर्स हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग. यहाँ पर आपको देखना है, देखो एंड्स प्लूरल है तो वर्ब हमने टीच लिए, ग्रास सिंगुलर है तो वर्ब टीचर्स लिए. तो इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमने पढ़े थे उसको बराबर अप्लाई करके स्टेटमेंट्स को हमें करेक्ट लिखना है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. कमिंग टू एक्टिविटी नंबर 3. थर्ड एक्टिविटी है यहाँ पर हमारी, कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशंस. अब ये कोलोकेशंस क्या चीज़ होती है. कोलोकेशंस का मतलब है कि हमें जो भी वर्ड्स वहाँ दिए हुए हैं उसके आगे या पीछे के वर्ड्स हमको मैच करके पैसेज में से लिखने होते हैं. जनरली दे आर एडजेक्टिव्स और एनी अदर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो है वो है विंटर. तो विंटर के पहले पैसेज में दिया है कोल्ड विंटर. सेकेंड हमारा है पासिंग, सॉरी मूवमेंट, मूवमेंट में पासिंग. पैशन अनहिंडर्ड, स्काई एंटायर. ये सारे वर्ड्स जो हैं हमको पैसेज में मिलेंगे. स्काई के पहले एंटायर दिया हुआ है, पैशन के पहले अनहिंडर्ड, मोमेंट के पहले पासिंग और विंटर के पहले कोल्ड. तो ये कभी कभी पहले के वर्ड्स पूछे जाते हैं, कभी कभी बाद में के. सो वॉट एवर इज़ द थिंग यू हैव टू मैच एंड फाइंड इट आउट फ्रॉम द पैसेज एंड डू इट. तो इस प्रकार से हमें कोलोकेशंस को कंप्लीट किए. कमिंग टू एक्टिविटी नंबर 4. यहाँ पे दो ग्रामर क्वेश्चंस होते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू ऑल यस्टरडे, 1 और 2 ग्रामर क्वेश्चंस. पहला वाला है
रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ऑल्दो से हमको सेंटेंस बिगिन करना है और पहला वाला जो सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस लिखना है। रिमेंबर वॉट एवर वी आर डूइंग द चेंजेस, मीनिंग सेंटेंस का बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया ऑल्दो वर्ब, ऑल्दो से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। सो ऑल्दो स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट दे आर स्ट्रॉन्ग। येट वर्ड हटाए हैं हमने और उसके बदले ऑल्दो डाले। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए हमने एक्चुअली। दैट गिवन वन वॉज अ कंपाउंड सेंटेंस एंड वी हैव मेड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो डायरेक्ट यहाँ पे मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस न दे के उन्होंने ये दिया है कि बिगिन विथ ऑल्दो। तो ऑल्दो स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट कॉमा दे आर स्ट्रॉन्ग। सेकेंड वाला है इसमें वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल्व्स। यहाँ पे हमको क्वेश्चन टैग ऐड करना है एंड रीराइट द सेंटेंस। नहीं भी लिखा रहेगा रीराइट द सेंटेंस तो भी हमें क्वेश्चन टैग में हमेशा पूरा सेंटेंस लिखना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम टैग लगाते हैं। सिर्फ आपने टैग लगा दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। सो रिमेंबर क्वेश्चन टैग में हमें पूरा सेंटेंस लिखना है। देन वी हैव पुट अ कॉमा हियर, कॉमा के बाद में हमको यहाँ पर टैग लगाना है। यहाँ पे अब टैग लगाते हैं। टैग आपको मालूम है, क्वेश्चन टैग पढ़े हमने। वर्ब देखते हैं हम, वर्ब यहाँ पे टच दिया हुआ है हमको। टच वर्ब जो है इसका टेंस हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में टच है, इसलिए हमने उसके बदले यहाँ पे डोंट वी इसका वो लगाए, टैग लगाए। दिस वे प्रेजेंट टेंस के लिए हम जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता तो हम सिंगुलर के लिए डज लगाते और प्लूरल के लिए डोंट। यहाँ पे वी प्लूरल दिया है हमको, इसलिए हमने यहाँ पे डोंट जो है ये टैग लगाए। अगेन क्वेश्चन टैग लगाने में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पुट कॉमा आफ्टर दिस कंप्लीट स्टेटमेंट। कंप्लीट स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाने के बाद हमें टैग लगाना है। टैग में अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है, पॉजिटिव के लिए सेंटेंस के लिए नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव टैग, और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी स्मॉल माइन्यूट थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर स्कोरिंग full marks. Coming to the last activity, A5, that's a personal response question. Here you are asked a question, how do you deal with difficulties and problems in life? Explain in brief. आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ जब आती हैं तो उसको कैसे डील करते हैं आप। सो अगर यहाँ पे आप लिख देंगे मुझे डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, दैट इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर। हमेशा हमें आंसर ऐसा लिखना है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें। सो आई हैव गिवन योर सैम्पल आंसर हियर, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो जस्ट आई एम रीडिंग माई आंसर। वेन एवर I faced difficulties and problems in my life, I believed in not making rooms for stress and worries. मैंने ये कोशिश की हूँ कि ये आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल जाए, इसलिए थोड़े से सिंपल वर्ड्स को हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। Instead, I try understanding the situation in the best possible manner. After understanding the situation, I stay calm and think of how to deal with the difficulties and problems in my life. यहाँ पर हमने 3 से 4 सेंटेंसेस में आंसर देना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और इसमें हमारे 2 से 4 पॉइंट्स कवर होने चाहिए। रीजंस के साथ कभी भी ये आंसर को हम लिखते हैं। सो दिस वॉज माई पर्सनल व्यू, यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। दिस वॉज हाउ आई सॉल्व दिस पैसेज। 5 एक्टिविटीज़। पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो सिंपल फैक्चुअल, सेकेंड क्वेश्चन जो था हमारा वो था कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, थर्ड जो था वोकैबुलरी एक्टिविटी, फोर्थ जो था वो ग्रामर एक्टिविटी एंड फिफ्थ जो था वो हमारा पर्सनल व्यू, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नाउ आई हैव द सेम पैसेज फॉर यू विद डिफरेंट क्वेश्चंस। एक और पैसेज मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया है आपको। पैसेज वही है जो हमने पहले वाले इसमें था हमारा, सेम पैसेज, बट द क्वेश्चंस आर लिटिल डिफरेंट हियर। लेट अस सॉल्व दिस पैसेज ऑल्सो सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया। तो एक पैसेज में से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल। यहाँ पर भी एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगी आपको, उसमें वेब चार्ट था हमको पहले वाली पैसेज में तो क्लियरली दिख रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं ये हम देखते ही नहीं, पैसेज दिखा और उसके नीचे के क्वेश्चंस सॉल्व करने शुरू कर दिए।
बट रिमेंबर ऑलवेज A1 क्वेश्चन जो है या B1 क्वेश्चन जो भी रहेगा, सेकेंड पैसेज का B1 क्वेश्चन होता, फर्स्ट पैसेज का A1 क्वेश्चन होता। ये हमेशा पैसेज के ऊपर होता है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, और उसके बाद में B2 से लेके B5 या जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स, ये सारे पैसेजेस के नीचे दिए हुए होते हैं। तो एक आध बार ये कुछ स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं कि ऊपर का हम पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस देखते ही नहीं और वो हमारा स्किप आउट जाता है, जबकि वो सबसे ईजी क्वेश्चंस होते हैं। सो रिमेंबर दैट ऑल्सो, ये भी चीज़ें हमें आगे ध्यान रखनी है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस पैसेज। A1 क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें सबसे पहले हमें पूछा गया है व्हाट थिंग्स इन नेचर टीच अस द फॉलोइंग। बेटा वर्ड्स थोड़े से अगर आपको छोटे दिख रहे हैं, यू कैन जस्ट जूम अप एंड सी द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट थिंग इज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। कौन सी चीज़ हमें नेचर की ये सिखाती है कि हम कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। सो इफ़ यू रीड द पैसेज, आपको फर्स्ट 2 लाइन्स में दिख जाएगा कि ग्रास जो है, ग्रास गिव्स अस द एग्जाम्पल, और ग्रास ऐसा एग्जाम्पल हमको दिखाती है दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। सेकेंड इज़ प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट। इसके लिए बेयर ट्री सेकेंड पैराग्राफ में दिया है ये कि बेयर ट्री हमको ये बताता है कि कुछ भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए आते हैं और बाद में हम फिर से खुश हो सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी सॉल्व आउट हो सकती हैं। थर्ड इज़ बी हम्बल एंड एडजस्ट। ये हमें वाटर सिखाता है, ये हमें लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, यहाँ पे यू कैन सर्च देयर एंड गेट इट। लास्ट थर्ड लाइन में देखेंगे आप, वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। यानी वाटर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इट्स वेरी हम्बल। द लास्ट वन इज़ बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड रहना यानी एकजुट रहना, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, ये कौन सिखाता है हमें? सो दैट इज़ एंड्स, दैट वी फाइंड इट इन द थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है ये। तो इस प्रकार से हमने पैराग्राफ से ढूंढ कर ये आंसर्स को लिखे हैं। यू कैन ऑल्सो डू दैट वेरी इजली। आंसर्स यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हमारे आंसर्स वर्ड्स में हैं। सेकेंड एक्टिविटी इसकी जो है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट टीचेस अस दैट हार्ड टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर एंड हाउ। इसके लिए यहाँ पे आंसर मैंने दी हूँ आपको, दिस इज़ द आंसर। व्हाट टीचेस अस, आंसर फर्स्ट पार्ट का है, अ ट्री बेयर ऑफ लीव्स। ये हमको सिखाता है कि हार्ड कितना भी समय हो, कितनी भी मुसीबत हो हमारे पर, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अब इसको हमको हाउ यानी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए हमको एक्सप्लेनेशन देना है। ब्रीफ टाइप का आंसर होगा ये। सो जस्ट आई एम रीडिंग द आंसर, यू कैन लुक हियर। A tree has lost all its leaves in winter, but turns green after 3 months on the onset of spring. कैसे हो रहा है यहाँ पर? ये एग्जाम्पल ट्री का दिया हुआ है, तो वही हमने एक्सप्लेन किए हैं। We too should have faith that however difficult things are right now, it will not remain so forever. So this is how we'll answer this question. ये इसमें पहले हमने देखे कि वो अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल का, यहाँ पे अलग टाइप से WH टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस प्रकार से वेरिएशंस हो सकते हैं क्वेश्चन के टाइप्स में, बट द आंसर्स के पैटर्न जो होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। थर्ड वन वोकैबुलरी क्वेश्चन है ये। वोकैबुलरी में हमें देखो यहाँ पे 3 कॉलम्स में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें 3 कॉलम्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। नाउन हमको दिए हैं स्ट्रेंथ और पैशन, इसके हमको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स बताने हैं। तो स्ट्रेंथ का एडजेक्टिव होगा स्ट्रॉन्ग और उसका एडवर्ब होगा स्ट्रॉन्गली। पैशन, इसका एडजेक्टिव होगा पैशनेट और एडवर्ब होगा पैशनेटली। सो दिस वे वी हैव सॉल्व द वोकैबुलरी क्वेश्चंस। इसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जनरली ये, और 2 मार्क्स के लिए। सो हाफ मार्क फॉर ईच वर्ड यू विल गेट हियर। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 4। फोर्थ एक्टिविटी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ग्रामर के, इट लेफ्ट अस थिंकिंग, ऐड अ क्वेश्चन सुटेबल क्वेश्चन टैग। इट लेफ्ट, लेफ्ट अब देख रहे हैं हम यहाँ पे जो वर्ब है, दिस इज गिवन इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमारे यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इसलिए हमने पास्ट टेंस के लिए डिडंट, पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें नेगेटिव टैग लगाया हमने डिडंट इट।
टैग के पहले आपको देखना है, कॉमा लगाना नहीं भूलना है, डिडेंट में अपोस्ट्रोफी लगाना नहीं भूलना है और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन इसका है, अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, रीराइट यूजिंग मोडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। मोडल ऑक्सिलरी एबिलिटी या नहीं, वो काम पॉसिबल है, कर सकते हैं हम, एबल टू। सो अ रेनबो कैन कलर, आई हैव यूज द वर्ड कलर हियर। कलर इंडिकेट्स मोडल ऑक्सिलरी में एबिलिटी शो करता है ये, तो हमने कैन को यूज़ करे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस बनाए हैं। अ रेनबो कैन कलर द एंटायर स्काई। इस प्रकार के हमारे ये आंसर्स हैं ग्रामर के, 1 मार्क फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। द लास्ट वन हियर इज, impossible is said to be found in the dictionary of fools. Do you agree? Justify. So let me give my opinion. आप अपने हिसाब से फिर से इसका आंसर लिख सकते हैं, बट दिस इज़, हर एक के पर्सनल व्यूज़ चेंज होंगे, सो इट विल change according to person to person. Impossible is a word found in the dictionary of fools. Is a famous quote by Napoleon Bonaparte. नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सेंटेंस कहा था, तो अगर हमें मालूम है किसी का भी द्वारा वो कही हुई बातें, तो हम वहाँ पर वो डाल सकते। नहीं मालूम तो जनरल हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आई ऑल्सो एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने एग्री किया था, तो मैंने लिखी आई ऑल्सो। अगर हम वहाँ पे कोई और रेफरेंस नहीं दे रहे, डायरेक्ट लिखेंगे आई एग्री विद द सेंटेंस इम्पॉसिबल इज सेड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। पूरा सेंटेंस हमको लिखना है वहाँ पे। मैं पहले लिख चुकी हूँ, इसलिए सेकेंड इसमें मैंने सेकेंड सेंटेंस में रिपीट नहीं की उसको। एंड सी दिस आंसर अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स आंसर होता है ये 3 to 4 सेंटेंसेस में होगा, साथ में कंप्लीट सेंटेंस में आंसर होगा। इसके आंसर हमको वर्ड्स में या डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था B2 में, व्हाट टीचेस अस दैट हार्ड टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दी, द ट्री बेयर ऑफ लीव्स। यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं चलेगा। येस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बिकॉज, अब उसको हमको जस्टिफाई करना है। बिकॉज आई फील वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। मुझे एक और कोटेशन इससे रिलेटेड मिल गया तो मैंने यहाँ डाल दी, या अदरवाइज़ हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्यों हम उसको एग्री कर रहे हैं। देर इज़ ऑलवेज अ वे आउट इन एवरी सिचुएशन, वी नीड टू फाइंड इट आउट एंड वी हैव टू बी डिटर्मिन्ड टू अचीव इट। इस प्रकार से 3 से 4 सेंटेंसेज में हमने उसका रीज़न दिए, एक्सप्लेन कर दिए। So this is how you have to write your personal response answers. So एक ही पैसेज के अलग अलग क्वेश्चन के टाइप्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इन 2 पैसेजेस में। You can have many more passages in the question bank and in your textbooks or practice papers. You please practice that and be very, very perfect in doing that. The more passages you solve, the more perfect you will be. That's all for today. Thank you. Have a nice day.